देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। आगे समझ, जितनी भी आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, चाहे वो कोई भी एक्स वाई है, और ऐसे साधन हो जिनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसे हम संसाधन कहते हैं। ये हो गई संसाधन। जिन आवश्यकताओं के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों के प्रकार पर आ जाइए कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। आगे समझ। अब वो चार भाग क्या है? पहला है तुम्हारा उत्पत्ति के आधार। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा है तुम्हारा समाप्यता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। और चौथा है तुम्हारा विकास के आधार पर। ये चार संसाधन सुन लिया। पहले तो संसाधन की परिभाषा सुन लें। संसाधन क्या है? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे हमारी ये किताब है, ये जब तक ऐसे ही पड़ी हुई है जब तक संसाधन नहीं है, और हमने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, उससे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, तो वो क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर कोयला गड़ा हुआ है, और अगर हम उस कोयले का प्रयोग नहीं करते हैं, गड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और उसको निकाल करके हम सिगड़ी जलाने लगते हैं, या XYZ हम जो है रेल के चलाने में प्रयोग करने लगते हैं, या लोहा को गलाने में प्रयोग करने लगते हैं, तो ये क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। कोई गाड़ी है, वाहन है, वो खड़ा हुआ है, तब तक वो संसाधन नहीं है जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं, वो बेकार है। जैसे तुम जानते हो किसी की बाइक खराब हो जाती है, किसी की बस खराब हो जाती है, या ट्रेन खराब हो जाती है, एरोप्लेन, कोई भी XYZ अगर वो खराब पड़ा हुआ है तो वो संसाधन नहीं है। अगर उसको
सही करके हम उसको यूज करने लगते हैं तो वो संसाधन बन जाता है। तो इस प्रकार हम संसाधन कहते हैं जिन संसाधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन के प्रकार बताया, पहला है तुम्हारा किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है समाप्तता के आधार पर, और तीसरा है कि किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो। पहला है जैविक, और दूसरा है अजैविक। ये हो गया तुम्हारा किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। एक है तुम्हारा जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। तो जैविक क्या है, ये है ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जितने भी जीव जंतु हैं जैव मंडल में XYZ, मनुष्य से लेकर के एक छोटे जीव जंतु तक जितने भी संसाधन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। जैसे मान लीजिए कीड़े मकोड़े, तुम्हारा जो है बैल है, गाय है, मनुष्य है, ये सब किस में आ जाते हैं, जैविक संसाधन में आ जाते हैं। और हरा पेड़, जितने भी पेड़ हरे होते हैं जिनके द्वारा हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है वो जैविक संसाधन है। सूखा हुआ पेड़ नहीं है जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। जैसे तुम जानते हो धातुएं हैं, चट्टानें हैं, ये जो है किस में आ जाते हैं, अजैविक संसाधन। मिट्टी है अजैविक। इसके बाद आप देखिए आगे है समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर दो संसाधन है, एक है नवीकरण, दूसरा है अनवीकरण। संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय अनवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय कहलाता है ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग जो हम करते रहते, जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं होते, यानी जिनका एक बार प्रयोग करने पर बार बार प्रयोग होता है। जैसे तुम जानते हो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये कैसे संसाधन है, नवीकरणीय हैं। ये कभी भी समाप्त नहीं होते। जब तक सूरज है तब तक तुम्हारी सौर ऊर्जा है, जब तक हवा है तब तक तुम्हारी पवन ऊर्जा है। आगे समझ में, तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। समझ में आया, नवीकरणीय संसाधन कैसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनका बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे समझ में, तो बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं होते, ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं क्या, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा आदि। इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब होता है ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर पुनः चक्रित नहीं होते या प्रयोग में नहीं लाए जाते। जैसे तुम्हारा कोयला है, खनिज तेल है, जब तक है तब तक प्रयोग होगा। जैसे तुम्हारा क्या होता है, तुम जो बोरिंग करवाते हो, ट्यूबवेल लगवाते हो, ट्यूबवेल में जब तक तुम्हारे पानी है जमीन के अंदर तब तक पानी देगा, और जिस दिन वहां से पानी की का भंडारण समाप्त हो जाएगा पानी निकलना बंद हो जाएगा। खनिज तेल जब तक है कुएं के अंदर निकाल रहा है, जो जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन निकलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे संसाधन जो भविष्य में समाप्त होने की कगार पर होते हैं, समाप्त हो सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आया। अब अगला है तुम्हारा किसके आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर।
स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। एक है तुम्हारा, पहला है व्यक्तिगत या निजी संसाधन। व्यक्तिगत या निजी संसाधन नहीं लिख रहा हूं, ठीक। दूसरा है तुम्हारा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा है तुम्हारा राष्ट्रीय, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय। ये है, समझ में आया? निजी, व्यक्तिगत या निजी संसाधन। व्यक्तिगत और निजी संसाधन क्या है? जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। आ गया समझ में? जैसे मान लीजिए ये किताब है, ये आज मेरी है अभी, तो ये दूसरा इसको नहीं ले सकता, ये निजी संसाधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये विद्यालय है, तो किसका है? अशोक जी का, उन्होंने बनवाया है, वो जब तक रहेंगे उनका है। इस दूसरा इस पर अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके नाम है। कोई वाहन है, गाड़ी है, जिसकी है उसकी है, ऐसा नहीं कि कोई ले जाए जबरदस्ती। कैसे ले जाएगा जब जिसका अधिकार है उसी की तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं व्यक्तिगत या निजी संसाधन। समझ में आया? और सामुदायिक संसाधन क्या है? सामुदायिक संसाधन है ऐसा संसाधन जिस पर एक समुदाय विशेष का अधिकार होता है, समूह का, जिस पर सार्वजनिक अधिकार होता, सबका अधिकार होता। जैसे मान लीजिए कोई हैंडपंप है लगा हुआ है, तो उसमें जानते हो जब सार्वजनिक है तो सब लोग उस पर पानी पीते हैं, कोई उसे रोक टोक नहीं कर सकता। कोई कुआं है, नदी है, तालाब है, इन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता, उस पर सामुदायिक सारे लोगों का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक गाड़ी है सरकारी, उस पर ऐसा नहीं है कि किसी को रोक दिया जाए कि भाई तुम नहीं बैठ सकते, वो तो सरकार की चीज है, सब लोग बैठेंगे। तो ऐसे संसाधन जिन पर सारे लोगों का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। एक का नहीं, सारे लोगों का अधिकार होता है। तो ये है तुम्हारा कौन सा? सामुदायिक। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, पूरे देश के लोग उसे यूज करते हैं। ऐसे जैसे ट्रेन है, तुम जानते हो सारे देश के लोग उस पर बैठते हैं। तो ऐसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर विदेशों का अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जानते हो सोना अपने यहां भी चलता है और विदेशों में भी चलता है, तो ये सब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद है तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन ये भी है, जैसे मान लीजिए तुम जानते हो समुद्री क्षेत्र होता है, हर देश की समुद्री सीमा होती है। अपने यहाँ 2 सागर हैं, एक है अरब सागर और दूसरा है तुम्हारा क्या? बंगाल की खाड़ी। तो इसके 200 किलोमीटर की रेंज में, 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर अपने अपना अधिकार होता हर देश का। आगे समझ में? हर देश का अधिकार होता 200 किलोमीटर रेंज में, राष्ट्रीय कहलाता है। वहां केवल देश के लोग अपना काम कर सकते हैं, विदेशी कोई नहीं आ सकता। और 200 किलोमीटर समुद्री सीमा से हट करके हर देश की 200 किलोमीटर समुद्री सीमा के बाहर सारे लोगों का अधिकार होता, पूरे विदेशी अधिकार हो जाता। हम भी जा सकते हैं और विदेश के लोग भी आ सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब है तुम्हारा किसके आधार पर है? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांट दिया गया है, 1, 2,
3 और ये 4 हैं। तो पहला है तुम्हारा संभाव्य संसाधन। कौन सा है? संभाव्य। संभाव्य कहलाता है, ये संभाव्य संसाधन है। और दूसरा है तुम्हारा विकसित संसाधन। और तीसरा है भंडारण। और चौथा है संचित कोष। ये 4 संसाधन हैं। संभाव्य क्या है? संभाव्य संसाधन होता है जिसके मिलने की संभावना होती है। आगे समझ में? संभाव्य कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है ज्ञात। आगे समझ में? ज्ञात संसाधन। इसका क्या होता है? पता चल जाता है कि यहां जैसे मान लीजिए तुम जानते हो, हाँ, कोई बोरिंग करवाता है, उसमें कह देते हैं यहाँ पानी निकल सकता है और निकल आता है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभाव्य के बाद है अगला तुम्हारा विकसित संसाधन। इसका गलत बोल रहा हूं, ये अज्ञात है। अज्ञात संसाधन अज्ञात में होता है जिसके मिलने की संभावना होती है, मिला नहीं है, ये अज्ञात संसाधन है। और विकसित संसाधन होता है ज्ञात संसाधन, जिसका जो हमें पता चल जाता है, सर्वे करने से ज्ञात हो जाता है। और ज्ञात होने के बाद जब हम उसको निकालते हैं तो निकाल कर हम जब जानते हो हम अपना विकास करना शुरू कर देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि बोरिंग करवाई, ट्यूबवेल लगवाया, ट्यूबवेल सफल हो गया, सफल होने से पानी निकला, पानी निकलने से क्या होता है? हमारा विकास होने लगता है, सिंचाई करने लगते हैं, तमाम चीजों में उस पानी को यूज करने लगते हैं। या खनिज तेल है, निकाला, उसके द्वारा तुम जानते हो हम मुद्रा की पूर्ति करते हैं, मुद्रा प्राप्त होने लगती है, बेचने लगते हैं। कोयला है, निकाला, उसका चारों तरफ प्रयोग करने लगते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है? विकास होता है। इसलिए ऐसे संसाधन को हम विकसित या ज्ञात संसाधन भी कहते हैं। इसके बाद है तुम्हारा भंडारण। भंडारण जानते हो तुम, जो किसी चीज को हम और आप क्या करते हैं, उसका जो है रख लेते हैं, किसके लिए? भविष्य के लिए। तो ये कहलाता भंडारण। और उसका हम समय अनुसार प्रयोग करते हैं, तो ये भंडारण कहता है। अब है संचित कोष। संचित कोष भंडारण का ही रूप है, जिसे बहुत समय बाद हम उसको निकाल करके प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी कैसे ही काम नहीं चलता तो क्या होता? जैसे मान लीजिए कोयला है, उसका हमने भंडारण कर लिया, अब वो खत्म हो गया, तो फिर से उसको निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये संचित कोष होता है जो भविष्य में प्रयोग करने के लिए रखा होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है संचित कोष। तो इतना तुम्हारे इसमें है। इसके बाद जो है तुम्हारे इसमें मृदाएं हैं, मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, चट्टान किसे कहते हैं, तो ये भी तुम्हारा जो है इस चैप्टर के अंतर्गत है। तो अभी जो है बताया गया है, इसके विषय में सुन लें भाई। पहले तो है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम है संसाधन। तो संसाधन जिन साधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। एक बार फिर सुन लें, जिन साधनों के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्तता के आधार पर, तीसरा है किसके आधार पर? तीसरा है तुम्हारा स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के आधार पर। तो इस प्रकार से ये 4 भाग हैं। तो पहला भाग है तुम्हारा उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है जैविक और एक अजैविक। जैविक क्या है? जिनसे जीव जंतु, जैसे चाहे मनुष्य हो चाहे छोटा से छोटा जीव जंतु हो, ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं।
और इसके बाद अजैविक है, जो जैव संसाधनों से हटकर होता है, उसको हम अजैविक कहते हैं। जैसे चट्टान है तुम्हारा, आ गया समझ में? तो ये जो है तुम्हारा अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है तुम्हारा समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। इसको नवीकरणीय को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यानी जो भविष्य में समाप्त नहीं होते। आ गया समझ में? तो ये हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं, किसको? नवीकरणीय को। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके बाद आता है अनवीकरणीय, ये जो है एक बार प्रयोग करने से समाप्त हो जाते हैं, भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना होती है। ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे कोयला और खनिज तेल। इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधनों को, अरे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांट दिया गया है। एक है व्यक्तिगत निजी, जिस पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, दूसरे का नहीं होता है। जैसे अपना खुद का मकान, ये निजी संसाधन कहलाता है। नंबर दूसरा है सामुदायिक, जिस पर जो है पूरे समूह का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन होता है। अगला है राष्ट्रीय, जैसे हैंडपंप, राष्ट्रीय या सार्वजनिक कोई वाहन। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, पूरे देश के लोग उसको यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रेन, रेलवे, विद्युत, बैंकिंग, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाद तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मैंने बताया कि जिसको पूरे देश के क्या विदेशों के लोग भी उसे यूज करते हैं। जैसे तुम जानते हो हिंद महासागर में, या हिंद महासागर में 200 किलोमीटर बाद का जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसके बाद तुम्हारा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर चार है, संभाव्य, विकसित, भंडारण, संचित कोष। संभाव्य क्या है? अज्ञात, जिसके मिलने की संभावना होती है, मिला नहीं है, मिलने की संभावना है। ऐसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और विकसित संसाधन जो हमें सर्वे के द्वारा मिल चुका होता है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है? विकास होता है। ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। फिर है भंडारण। भंडारण क्या होता है? जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भंडारण कर लेते हैं, रख लेते हैं सुरक्षित, कि हमारे भविष्य में काम आएगा आगे चल करके, उसको कहते हैं भंडारण। और संचित कोष क्या है? संचित कोष भंडारण का ही रूप है। यानी कहने का आशय ये भंडारण का रूप है। इसे हम जो है आगे, यानी भविष्य में कभी भी XYZ, तो भंडारण का रूप है ये संचित कोष। ये जल्दी प्रयोग होने लगता है भंडारण। और संचित कोष ऐसा होता है जो भावी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रख लेते हैं। जैसे तुमने देखा पुराने लोग क्या करते थे? मुद्रा को गाड़ कर रख देते। किस लिए? भविष्य के लिए। ये संचित कोष कहलाता है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा इतना चैप्टर है। अभी 5 मिनट बाकी फिर भी है अभी, ठीक है, बस और पढ़ा दें।